बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। असद अली तूर मेरे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज मुनसफ़े आला ने सहाफ़ियों को कहा कि वो किराए के सहाफ़ी हैं। इस पर बात करेंगे असद अली तूर से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये नहीं, ऐसी कई समातें हैं जिसमें बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं और कह चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो किराए के लिए दस्तयाब होंगे। दो चार वकीलों को पकड़ लें, सहाफ़ियों को पकड़ लें। ये बात क्यों की गई, किस कॉन्टेक्स्ट में की गई, और चीफ जस्टिस बार बार सहाफ़ियों पर ये क्यों इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आज वीलॉग में असद अली तूर साहब से ये बात करेंगे। एक मुकम्मल स्कीम के साथ जो है वो ऑर्डिनेंस लाया गया। उस ऑर्डिनेंस का मकसद क्या है और मुकम्मल स्कीम ये क्या है, किस तरह से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो अपने उहदे का इस्तेमाल करके जजेस कमेटी में तब्दीली करके आर्टिकल 63A का केस लगाकर क्या नताइज हासिल करना चाहते हैं। जो आईनी तरमीम सीधे तरीके से नहीं हुई, प्रेशर डालकर नहीं हुई, स्टैब्लिशमेंट के कहने पर नहीं हुई, अब उसको चोर रास्ते से मंजूर कराने के लिए क्या पापड़ बेले जा रहे हैं, ये स्टोरी आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। एक और बड़ी अहम खबर है, आज वकला तहरीक का आगाज़ है, और वकला तहरीक का आगाज़ कब कहाँ से हो रहा है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। असद अली तूर साहब, सर कितने पैसे लेते हैं आप? अच्छा, मेरे पैसों की मेरे ख्याल में परफेक्ट जो रेट लिस्ट होगी ना, वो चीफ जस्टिस काजी फैसला के अपने पास होगी। ठीक है। काम तो यार हाँ, आपने ठीक है। बहुत किया है, सही कह रहे हैं वो हाँ, उनके लिए। तो उनके पास मेरी रेट लिस्ट होगी। ठीक है, कि मैं कितने पैसे लेता हूँ। ठीक है, अगर किसी को कोई फौज के जेर ताब आ जाए, ठीक है, कोई किसी के खिलाफ गैर आईनी काम हो रहा हो, किसी के आईनी हकूक पर डाका डाला जा रहा हो, तो उसके 6,000 वर्ड्स की स्टोरीज। 7300 वर्ड्स की स्टोरीज भी, उसके लिए लिखने के मैं कितने पैसे लेता हूँ, ये चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब को बखूबी इल्म होगा। ठीक है, उसके लिए ट्वीट करने के मैं कितने पैसे लेता हूँ, मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस काजी फैसला से ज़्यादा बेहतर इसका किसी को इल्म नहीं होगा। उसके लिए वीलॉग करने के मैं कितने पैसे लेता हूँ, ये चीफ जस्टिस काजी फैसला से ज़्यादा बेहतर किसी को इल्म नहीं होगा। मतीउल्लाह जान साहब से बैक स्टैबर का ट्वीट करवाने के उनको कितने पैसे चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने दिए, वो ज़रूर बताएं आज कि उन्होंने कितने पैसे देके वो ट्वीट करवाया था उनसे। ठीक है, क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब तो किराए के सहाफ़ी हैं ना। अब और बताए, दो चार हैं जो ठीक है। किराए के सहाफ़ी, वो कहते हैं मिलकर ये आपको आराम से मिल जाएंगे, प्रोपोगेंडा करें। हाँ, और ये पहली, असद साहब ये पहली दफा नहीं है ये अनफॉर्चुनेटली। चीफ जस्टिस के लेवल पे बैठा बंदा एक सहाफी या व्लॉगर को डायरेक्टली टारगेट करके एक नहीं मुताबिक दफा करे, तो रिएक्शन सर उस पर बनता है। वी विल स्पीक अबाउट द फैक्ट, वी विल स्पीक अबाउट द फैक्ट कि जब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि अब है मुनसफे आला की कुर्सी पे बैठ के आंखें जिनकी अभी फिर गई हैं, ये समझ नहीं आ रहा, ये जब जेरे अताब थे, जब इनका केस चल रहा था, जब फुल कोर्ट इनके खिलाफ बैठी हुई थी, तो क्या कुछ हो रहा था, तो किस तरह से हम रिपोर्ट कर रहे थे, तो हम क्या बता रहे थे कि जनरल फैज के किराए के टट्टू भी इन पर केस करा रहे हैं और वो इनको मुकम्मल तौर पर निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, भाग भाग के स्टोरियां कर रहे थे। असद अली तूर साहब व्लॉग कर रहे थे, आज यही जस्टिस काजी फैज साहब कह रहे हैं कि यार आपको प्रोपोगेंडिस्ट मिल जाएंगे और काफी आसानी से प्रोपोगेंडिस्ट मिल सकते हैं आपको। हजरत अली ने कहा था कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। बिल्कुल ठीक है, और मैंने तो ये बहुत दफ़ा ज़िंदगी में देखा है होते हुए। लेकिन कमर, मैं फिर कहूँगा कि भाई, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, आप बगैर सबूत के इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ये कोई आम ले मैन हो चले हम मान लें, आप मुल्क के एक आईनी सतून के सरबराह हैं, एक आईनी ओहदे पर बैठे हुए हैं, आप दें सबूत हमारे पर करप्शन का, एक पाई का ले आए कभी की हो। इनके आज जो अपने मदाहीन हैं, ठीक है, वो हर चीफ जस्टिस के मदाह रहे हैं। वो हर चीफ जस्टिस की किसी की गोद में बैठ के बैरूनी दौरे करते थे। किसी के बारे में आप सुनेंगे कि ना वो कौन फिक्सेशन ब्रांच के दौरे काटता था, कौन क्या करता था, कौन आज किस आजादी से किस प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ वीलॉग्स कर रहा है 15-15 हजार रुपए के, वो हमको सबका पता है। ठीक है, हमारे बारे में लाएं 1 रुपए का हमारे बारे में कि एक पाई भी कभी किसी से ली हो। यकीन कीजिए, मैं जरूर चाहता हूं लाई जाए ताकि आप लोग हमें अपनी कम्युनिटी से निकालें,
क्योंकि यार हमारी वजह से आप लोग बदनाम हो रहे हैं ना। 3-4 मैं, मतीउल्लाह जान साहब, हसनात मलिक साहब और अदील सरफराज है ना, यही 3-4 है ना। तो यार हमें एक्सपोज करें, हम क्यों आपके ऊपर बर्डन बने हुए कि रोज आपको उधर स्वीपिंग स्टेटमेंट सुननी पड़ती है कि सहाफी किराए के। हमें एक्सपोज करें यार, और हमें हम मुंह दिखाने के काबिल ना रहे इन वीलॉग्स के अंदर कि भाई हम तो पैसे खाते थे। असद साहब बात ये है कि फॉर इंस्टेंस चीफ जस्टिस के ओहदे पे बैठा शख्स अगर ये कुछ कह रहा है और डायरेक्टली इल्ज़ाम लगा रहा है तो आपकी सबूत वाली बात है। कितनी ऐसी समातें हैं कि जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये राइट नो सबूत हैं, इन लोगों ने ये पैसे लिए हैं, ये लोग हैं, ये आइडेंटिफाई करता हूँ मैं, नाम ये बंदा है, यार उठो तुम्हारे खिलाफ मैं मुकदमा करता हूँ। रोस्टम पे बुलाएं, रोस्टम पे बुलाएं। तुम क्या करते हो कि पैसे लेके करते हो, मेरी इज्जत की पगड़ी उछालते हो। हाँ। जिसने कहना था तरमीनुल्लाह साहब ने तो कहा कि आप हमारी पगड़ियों की फुटबॉल बना रहे हैं। ठीक है, आप क्यों नहीं कह रहे? आप आइडेंटिफाई करें कि इसने ये पैसे पकड़े और ये प्रोपोगेंडा कर रहा है। हाँ। सर आप बताएं, असद अली तूर साहब ने इतने पैसे पकड़े, और फिर उस टाइम का भी बताइएगा कि जब आपके हक में व्लॉग करते थे कि किस तरह से जनरल फैज ने गुड्डे बेच के इनके घर पे जो है वो इनको उठवाने की कोशिश की, इनको मारा। और फिर वो भी बताइएगा कि उस टाइम पे ये जब कर रहे थे तो कितने पैसे आप इनको दे रहे थे, कितनी कैंपेन चलाने के पूरी कितने के पैसे दिए थे, इनका किराया कितना बनता है। सिर्फ हमें बातें करके ये चीजें ना सुनाएं। अच्छा, माजी लोगों के सामने लाएं कि यार ये शुरू से बिकाऊ था। क्योंकि बड़ी सादा सी बात है कमर, मैं एक बात कहता हूं कि जो आपके आगे नहीं बिका तो मतलब किसी के आगे नहीं बिकेगा, और जो आपके आगे बिक गया तो याद रखिए वो जगह जगह पे बिकेगा। तो अगर हम कभी आपके आगे बिके थे, मैं अपनी कम से कम बात कर सकता हूं कि अगर मैं कभी आपके आगे बिका हूं, कोई आपसे कोई फायदा उठाया है तो यार आप वो सामने लाइए, बेनकाब कीजिए। अच्छा बोलिए ना यार। असद अली तूर साहब, ये तो हम खैर मामलात यहाँ तक आ गए कि एक चीफ जस्टिस के मनसब पे बैठा शख्स, उसे एक वीलॉगर से मसला हो रहा है, यानी ही ड्रैग हिमसेल्फ टू दैट पर्टिकुलर लेवल। आगे बढ़ते हैं, आगे जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। किस तरह से ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक कानून में तरमीम की जा रही है, और उस कानून में तरमीम के बाद जस्टिस काजी फाइज़ा अपनी मर्ज़ी का तीसरा जज लगा सकेंगे। वो तीसरा जज जब लगेगा, कमेटी से केसेस अप्रूव्ड होंगे, बेंच बनेंगे, तो आर्टिकल 63A का केस, 63A के काउंटिंग का केस जो है वो आ सकता है। उस काउंटिंग के केस में हो ये भी सकता है कि यहाँ से जो उस केस की तशरीह की गई थी जस्टिस मुनीब की जानिब से कि वोट काउंट नहीं होगा, उसको रिवर्स किया जाए। उसको रिवर्स जब किया जाएगा तो तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ऐसे जब होंगे जो कि उसके हक में वोट करेंगे आइनी तरमीम के, तो उन पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लग सकेगी, उनका वोट भी काउंट होगा, तो उनको साथ मिला लिया जाए और आइनी तरमीम करके किसी तरह जो एक्सटेंशन और जुडिशल पैकेज है वो दिया जाए। द वोल स्कीम इज दैट। अब इस तमाम मामले में वो जस्टिस काजी फाइजी से जो कहते थे मैंने बादशाहत ख़त्म की है, मैं अपना इख्तियार खुद दे खो बैठा हूँ, अब वो जो है बेंच बनाएंगे। आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो केस देखा है उसमें भी कंपोजिशन ऑफ बेंच आप देख लें कि उनके जो क्लोज जजेस हैं वो हैं। तो आपका ख्याल है इसी स्कीम के साथ आगे जाया जाएगा? देखिए, आज कल चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब उस कमेटी का इजलास नहीं बुलाते, कहते हैं आज बुलाएंगे। आज सुबह हुकूमत एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाती है, उससे चीफ जस्टिस साहब को एम्पावर करती है कि वो तीसरा जज अपनी मर्जी का कमेटी में डाल सकते हैं, और चीफ जस्टिस साहब उसी वक्त हुकूमत की वो बॉल खेलते हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल के जजीला असलम साहब का नोटिस आ गया कि चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उसका मेंबर बना दिया। ठीक है, अगर चीफ जस्टिस साहब ऑन बोर्ड नहीं थे सदारती ऑर्डिनेंस के लिए हुकूमत के साथ, तो फिर उन्होंने क्यों कल इजलास नहीं किया? और चले कल इजलास किसी वजह से नहीं हुआ तो आज उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटा के जस्टिस अमीनुद्दीन को क्यों बनाया, अगर वो ऑन बोर्ड नहीं थे? अब भी वो कहेंगे कि हम प्रोपोगेंडा करते हैं। यार कमान बस कर देना यार, अब इतनी उम्रें हो गई यार हमारी, बहुत सालों पहले रोटी को चोची करना छोड़ दिया था यार, 2-3 दहाइयां पहले करना छोड़ दिया था, फीडर छोड़े हुए अब 30-35 साल हो गए हैं यार। मतलब कमान ना यार, ये तो ना करें अब हमारे साथ। अब फिर कहते हैं सवाल क्यों उठाते हैं, फिर वो सवाल उठाते कहते हैं प्रोपोगेंडिस्ट हैं, ये मोबाइल पकड़ते हैं, साफी बन जाते हैं, लाइक किया। उस दौर में भी हम मोबाइल पकड़ के ही सब कुछ कर रहे थे। और मुझे समझ नहीं आती, आपको ये तनकीद इतनी बुरी लगने लग गई है। यही तनकीद माजी के चीफ जस्टिस पे ही इसी टोन में करते थे, तब तो अपने बच्चों की शादियों में भी हमें इनवाइट किया जाता था। ठीक है, अब हम प्रोपोगेंडिस्ट लगते हैं, अब हम बिकाऊ लगते हैं। जब जजेस के खिलाफ लेटर लिखकर वो आप जो है प्रॉपर चाहते थे कि उसकी पूरी पब्लिसिटी हो, सबको मिले कि मैं उमर अता बंदयाल के खिलाफ क्या लिख रहा हूँ। तो ये असद साहब एक
इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम फैक्ट्स का भी जायज़ा लें ना, थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। अमीनुद्दीन खान साहब जो है, हमने जब ये मखसूस नशिस्तों का ऑर्डर देखा, उनका वो वाला ऑर्डर देख लें। अमीनुद्दीन खान साहब का आप वो 2 जो जजेस का नोट आया है वो देख लें, फिर अमीनुद्दीन खान साहब का आप ओवरऑल जो रिकॉर्ड है वो देख लें कि जस्टिस काजी फाइजीसा के साथ कहाँ कहाँ बैठते रहे। फिर मुस्लिम लीग नून की सीटों वाला केस था, उसमें देख लें। ये तमाम जब हम फैक्ट्स देखते हैं तो एक सर्टेन टिल्ट नजर आ रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अमीनुद्दीन खान को ही क्यों चुना? फिर मज़ाहिर अली अकबर नकवी का केस देख लें कि जब बेंच पे इतराज़ किया, अमीनुद्दीन खान साहब वो मौजूद थे उसमें। तो ये अपनी मर्जी का जज साथ में लाना, यानी और भी जजेस हैं, अतहर मिनल्ला को कमेटी में क्यों नहीं लाए? आप आयशा साहिबा, जस्टिस आयशा को क्यों नहीं कमेटी में लाए? आप दीगर जो जजेस हैं, अकील अब्बासी साहब को क्यों नहीं लाए? बिलाल शाहिद साहब को क्यों नहीं लाए? या अमीनुद्दीन साहब और नईम अख्तर अखवान इनसे क्यों नहीं निकल पाते? देखिए कंबर, सीधी सी बात है, इस सदारती आर्डिनेंस के बाद बुनियादी तौर पे कमेटी का तस्वुर खत्म हो गया। वो जो एक सो कॉल्ड जमहूरियत चीफ जस्टिस साहब बार बार राग लापते थे ना कि मैंने तो अपने इख्तियारात सरेंडर किए, मैंने तो अपने इख्तियारात सरेंडर किए। आज उन्होंने पूरी की पूरी कमेटी सरेंडर कर दी हुकूमत के आगे, एस्टेब्लिशमेंट के आगे। क्या अब आप बादशाहों की तरह अपनी मर्जी का हैंड पिक्ड जज लाके, और आपको पता होगा कि कौन सा जज मेरे साथ सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह की तरह एग्री करेगा, मैं उसको कमेटी का मेंबर बना के वो मर्जी का बेंच बनवाऊंगा, मर्जी का फैसला दिलवाऊंगा। ये आपने आज तासुर दिया ये सब कुछ करके, तो वो खत्म, कहानी इज ओवर। ये कमेटी की अब कोई हैसियत नहीं है। अब ये दोबारा से मास्टर ऑफ रोस्टर वाला तस्वर वापस आ गया, जिससे चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को एक दिन बड़ी चिढ़ थी इस टर्म से। ये मास्टर ऑफ रोस्टर क्या होता है ये वहां पे? ये क्या होता है? ये वो जस्टिस इजाजुल हसन ने कहां से टर्म निकाली है? मास्टर ऑफ रोस्टर क्या होता है? तो, अब मास्टर ऑफ रोस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद है, और वो अपनी मर्जी के जज शामिल करेंगे कमेटी में। उसके बाद वो कमेटी फिक्सेशन करेगी, उसके बाद बेंचेस बनेंगे, उसके बाद जो फैसले आएंगे वो भी आप देखेंगे। खैर, असद अली तूर साहब, डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैक्ट्स दैट राइट नाउ वी आर seeing in, especially in judicial politics and in parliament as well, what do you think कि ये आईनी तरमीम हो जाएगी? वो जो इस एक्सटेंशन के लिए एंथुजिज्म है जो हम देख रहे हैं कि वो जुडिशल पैकेज के लिए एक शिद्दत है, वो ये कर पाएंगे या नहीं? आपका क्या ख्याल है? देखिए, जिस नोयत की नंगी जारियत शुरू हो गई है, ठीक है, खुलम खुला, ठीक है, स्पीकर कौमी असम्बली कोई खत लिख रहा है, सदर कोई आर्डिनेंस जारी कर रहा है, वो इलेक्शन कमीशन कुछ कह रहा है, ठीक है, और जिस अंदाज से 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इनइफेक्टिव करने की जो चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है, और अंदर से जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अब ऑन बोर्ड बज़ाहिर नजर आ रहे हैं, तो इधर तो सब कुछ बुलडोज करके तो कुछ भी कर सकते हैं। अब तो आप इनसे कह दें कि सुबह ये, जिसे कहते हैं ना, ये ऑर्डिनेंस भी ले आए या ये तरमीम भी आइन के अंदर शामिल कर दें कि जस्टिस मंसूर अली शाह पैदा ही नहीं हुए थे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो ये भी ले आएंगे। यकीन कीजिए यहां तक बात चली गई। अब तो लाइक जिस मुल्क में अब डिग्रियां आप यूनिवर्सिटियों से जाली करवा देते हो जजेस की, वहां पे आम शहरियों की डिग्रियों की क्या हैसियत रह गई है? सिंडिकेट बैकता है पूरा, ठीक है। लाइक अब तो आप लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट भी खत्म करवा दें कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, बर्थ सर्टिफिकेट, वो पैदा ही नहीं हुए, वो वजूद ही नहीं रखते, जो मर्जी कर लें आप। इस सारे मामले में जो कि हम पहले देखते थे, बार एक चेक होता था जजेस पर, और उस बार में जो अभी की क़यादत मौजूद है, वो हम ये देख रहे हैं कि वकला तहरीक का आपको पता है आगाज़ होने जा रहा है। और बड़ी आपने ज़बरदस्त, मैं अभी पहले आपकी बात सुन रहा था कि वो आगाज़ हो रहा है हाउसिंग सोसाइटी से, और वो हाउसिंग सोसाइटी में इस टाइम ट्रैक्टर, ट्रॉले, सीमेंट लेके, बजरी लेके वो पहुंच चुके हैं। उनकी DHA वाले और उनकी जो सोसाइटी है वो डेवलप करेंगे। MOU बड़ा बेहतरीन साइन हुआ जी, अब वकीलों के घर भी होंगे वहाँ पे। तो तहरीक सर कहाँ चलनी है सर? फिर किस तरह से उन्होंने साथ देना है? ये तो अभी तक मैडम अस्मा जहांगीर का नाम बेच के खाते रहे हैं। राइट नाउ वकला जिधर खड़े हुए हैं, मेरा ख्याल से उनकी अपने अंदर की क़यादत भी ऑफ द रिकॉर्ड हमसे कहती है यार की करिए। नहीं मतलब फिर अब फिर क्या वकला तहरीक DHA से शुरू होगी है? तो अच्छी बात है, वकला मजीद एम्पावर हो जाएंगे, टैंकों पर बैठ के आके लड़ने आएंगे आइन शिकनों से, ठीक है। लाइक मतलब यार इससे ज्यादा रिडिकुलस कुछ नहीं हो सकता जो इस मुल्क में हो रहा है इस वक्त।
ऐसे ऐसे मौजे हो रहे हैं, ठीक है, वो कलमे के नाम पे ये मुल्क बना, तो ये सारे मतलब हम क्या इसको कहाँ पे काउंट करें, ठीक है, कि वुकला डीएचए से अपने बनवा रहे हैं, ठीक है, अपनी घर हाउसिंग सोसाइटी अपने घर, ठीक है, चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात, रूल्स प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस से जारी हो रहे हैं, ठीक है, आईनी तरमीम लाई जा रही है कि जजेस को एसएचओ की तरह हमने इधर उधर उठा के फेंकना है जो हमें पसंद नहीं होंगे, ठीक है, और चीफ जस्टिस को हमने फील्ड मार्शल बनाना है कि वो भी इधर के चीफ जस्टिस तो फिर वो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे। लाइक क्या है यार ये, इससे ज्यादा मौकरी नहीं हो सकती किसी सोसाइटी की और किसी सिस्टम की, ठीक है, और पूरी दुनिया देख रही होगी और वो कह रही होगी कि यार ये तो बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होता जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक, लाइक दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज नाउ। अनफॉर्चुनेटली हालात तो नाज़रीन यही हैं कि जो असद अली तूर ने जिनकी अक्कासी की है, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में इस टाइम इस नहज पे हालात पहुँच गए हैं कि आइनी तरमीम भी हमें चंद लोगों के मकासद के लिए नज़र आ रही है। हमें सुप्रीम कोर्ट से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर था उसके लिए जो ऑर्डिनेंस आ रहा है वो भी हमें पता है कि किस वजह से आ रहा है, उसकी तफसील हमने आपको बता दी है। जो सब कुछ हो रहा है, इवन बुकला जो कुछ कर रहे हैं, वो भी नज़र आ रहा है एक मखसूस टोले का मफाद है। तो अनफॉर्चुनेटली मामलात इस तरह चल रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी हुआ हम आपको नेक्स्ट स्टोरी में अपडेट ज़रूर करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।